तो देश भर में बुलडोजर का शोर गूंज रहा है। जहांगीरपुरी में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर का विवाद अभी खत्म ही नहीं हुआ था कि अब दिल्ली में बुलडोजर का मुंह शाहीन बाग इलाके की तरफ मुड़ गया है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक दक्षिणी दिल्ली नगर निगम बड़ा बुलडोजर अभियान चला रही है। दरअसल एमसीडी की यह कार्रवाई होगी जिसकी शुरुआत शाहीन बाग से की जाएगी। इस अभियान में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। मेयर के मुताबिक शाहीन बाग में सरकारी जगहों पर अतिक्रमण है। सरिता विहार, कालिंदी कुंज में लोगों ने कॉलोनी काटकर अवैध कब्जा कर रखा है। एसडीएमसी के अतिक्रमण पर एक सर्वे किया गया है और उसी के आधार पर हम आपको दिखा देते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि दरअसल आज ये ऑपरेशन कहां कहां चलाया जाएगा। दक्षिणी दिल्ली के शाहीन बाग में बुलडोजर चलेगा, यहां से माना जा रहा है कि शुरुआत होगी। उसके बाद रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के कब्जे को हटाने का ये बड़ा अभियान माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से शाहीन बाग में बड़ी तादाद में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का अतिक्रमण है, उनका कब्जा है, उस पर बुलडोजर चलेगा। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने अतिक्रमण पर एक सर्वे कराया था और इस सर्वे में यह पाया गया कि एसडीएमसी की सर्वे रिपोर्ट को तैयार किया गया और इस रिपोर्ट में पाया गया कि ज्यादातर जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं वो शाहीन बाग में स्थित है। रिपोर्ट के आधार पर रोहिंग्या बांग्लादेशी अतिक्रमणकारियों पर एक्शन आज लिया जाएगा और यही वजह है कि आज सबकी नजर इस बुलडोजर अभियान पर टिकी हुई है। आज अधिकारियों के साथ एसडीएमसी के मेयर जैतपुर, सरिता विहार, मदनपुर, खादर जैसे इलाकों का दौरा करने वाले हैं। तभी फैसला होगा कि बुलडोजर कब चलेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं मेयर, सुनिए। सर ये बताइए कि कहां बुलडोजर चलाने की तैयारी एमसीडी जो है साउथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कर रहा है? देखिए, खाली ये नहीं है कि शाहीन बाग और ओखला में चलेगा, बहुत सारी जगह हमने चिन्हित की है, वहां पर भी अगर जिस तरह का अतिक्रमण है। और बुलडोजर की डेफिनेशन ये है, अगर कहीं बुलडोजर चलाने की जरूरत पड़ेगी तो बुलडोजर चलाएंगे। जहां बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां नॉर्मल अगर इंक्रोचमेंट है उसको हटाएंगे, टीम के द्वारा हटाएंगे, पुलिस का सहयोग लेंगे, डिपार्टमेंट की चारों टीम। अगर कहीं कोई इलीगल स्लॉटिंग हाउस चल रहा है तो वहां पर बुलडोजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह की जो भी एक्टिविटी है, बट मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी में जैसे ओखला है, शाहीन बाग है, आपका श्रीनिवासपुरी ओखला मंडी है, आपका मदनपुर खादर है, और यहाँ पर कई तरह की जैसे कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन के पीछे अवैध कॉलोनियां बचाने का काम किया जा रहा है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है। जैतपुर वार्ड है अपना, जैतपुर वार्ड के अंदर आई ब्लॉक के अंदर पार्ट 2 नई कॉलोनी बनाई जा रही, जो वहाँ के लोगों के द्वारा जो कुछ लोग उनको संरक्षण देने का काम करें। उधर विश्वकर्मा कॉलोनी पार्ट 2 में जमुना के अंदर, जो जमुना का अंदर का किनारा है उसके अंदर कॉलोनी बचाने का काम किया जा रहा। इस तरह की अनेकों कॉलोनियां बचाने का ये लोग काम कर रहे हैं। नगर निगम ने बहुत सारी जगहों को चिन्हित करने का काम किया है। उसमें नंबर 1 पे आपका शाहीन बाग है, उसके बाद ओखला है, उसके बाद आपका जसोला है, जसोला के बाद आपका कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन के पीछे वाला एरिया। तो ऐसे जैसे आज हमने तिलक नगर के अंदर एक जनरल ब्रांच के द्वारा एक ड्राइव चला करके पूरा इंक्रोचमेंट हटाने का काम किया है। इधर पालम नजफगढ़ जोन के अंदर हमने जनरल ब्रांच के द्वारा मिलीजुली कार्रवाई के पूरा हटाने का काम किया। जी के अंदर भी हमारा साउथ जोन में भी ड्राइव का कार्य जारी है। सेंट्रल जोन के अंदर आज लगभग हम लोग लाजपत नगर के अंदर कंप्लीट रूप से एक ड्राइव चलाने वाले। तो इस तरह ऐसा नहीं है कि हम पर्टिकुलर, लेकिन जहां जिस तरह का अतिक्रमण उस तरह की ड्राइव वहां पर चलाई जाएगी। तो आपने सुना मेयर को, साफ तौर पर उनका यह कहना था कि शाहीन बाग में अतिक्रमण अभियान चलाया जाएगा क्योंकि यहां पर ज्यादातर रोहिंग्या और बांग्लादेशी स्थित हैं। इससे पहले हमने जब जहांगीरपुरी में ये बुलडोजर ड्राइव देखा था तब किस तरीके से इस पर पूरा विवाद हुआ था, ये आज दरअसल दिमाग में रहेगा अतिक्रमण अभियान के दौरान कि वहां पर शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनी रहे। हिमांशु मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, देखिए, आज जहन में सबसे पहले यही बात रखनी होगी कि कानून व्यवस्था कहीं ना बिगड़े, क्योंकि शाहीन बाग से और भी कई मुद्दे पिछले हमने दौर में देखा है कि जुड़े रहे हैं। वहां पर किस तरीके से प्रदर्शन हुआ है ये भी हमने देखा है, लेकिन आज जब अतिक्रमण अभियान हो इस तरह का, वहां पर कोई दोबारा स्थिति ना उत्पन्न हो, इसको लेकर क्या इंतजाम? देखिए, आज जो है वो ज्यादातर सर्वे है, सिर्फ इलाकों में जाकर के ये देखने वाली है एमसीडी की टीम कि मदनपुर खादर और सरिता विहार, इन जैतपुर, इन इलाकों में कितने एरिया पर जो सरकारी जमीन है वहां पर कब्जा किया गया है। जैसे आप देखिए, इस वक्त मैं मदनपुर खादर इलाके में हूं, तो यहाँ पर इसके अलावा तो इस तरफ तो आप जो देख रहे हैं उधर छोड़ ही दीजिए, दूसरी तरफ जिधर यमुना है
इस तरफ भी आगे की तरफ काफी हद तक कई जगहों पर झुग्गियां बनाई गई हैं, जिनको खड्डा कॉलोनी का नाम दिया जाता है। तो इन सभी जगहों को चिन्हित किया जाएगा, पूरी टीम होगी, एक्सपर्ट की टीम होगी और उन सबको चिन्हित किया जाएगा और उसके बाद वहां पर किस तरीके से उनको हटाया जा सकता है एक प्लान तैयार किया जाएगा। और आज ये देखा जाएगा कि जिन इलाकों में ये हटाना है वहां पर कितनी फोर्स की जरूरत पड़ सकती है, कितने गंभीर हो सकते हैं चीजें। तो इसको देखते हुए सारी चीजें जब फिक्स हो जाएंगी, कितनी पुलिस फोर्स चाहिए, कितने एरिया में हटाना है, क्या बुलडोजर की जरूरत है, किन जगहों पर बुलडोजर की जरूरत है, ये सारी चीजें जब तय हो जाएंगी तो उसके बाद ये अतिक्रमण अभियान चलाया जाएगा। तो सबसे पहले जो शुरुआत की जा रही है वो ये पता करने की कि किन किन इलाकों में, खासतौर से जैसे मदनपुर खादर और सरिता विहार, इन इलाकों में आज जो है वो टीम पहुंचेगी और टीम पहुंच करके ये देखेगी कि जो पूरी जगहें हैं जहां जहां पर अतिक्रमण किया गया है उन सबको एक पूरा खाका तैयार किया जाएगा, एक खाका तैयार किया जाएगा, एक सर्वे किया जाएगा, वो जगहों को चिन्हित किया जाएगा जहां पर ये अतिक्रमण अभियान चलाया जाना है और वहां पर कितनी सुरक्षा व्यवस्था हो इसका भी जायजा लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन अब बात करेंगे लाउडस्पीकर अजान विवाद की, जिसमें कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने नया मोड़ दे दिया है। दरअसल दिग्विजय सिंह का यह आरोप है कि गरीब मुस्लिम लड़कों को पैसे देकर बीजेपी पत्थर फेंकवाती है। हालांकि दिग्विजय सिंह ने यह कहा कि उन्हें इसकी शिकायत मिली है और वो इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। इस बीच बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई दिग्विजय सिंह पर दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा आरोप लगाया। उनका ये कहना है कि बीजेपी पत्थर फेंकवाती है, पैसे देकर लड़कों से पत्थर फेंकवाए जाते हैं। बीजेपी पर यह आरोप दिग्विजय सिंह ने लगाया है। ये ध्यान बांट रहे हैं लोगों का, हिंदू मुसलमानों के बीच में लड़ाई कराकर। ऐसी शिकायतें आ रही, मैंने उसकी जांच नहीं की है, कि कुछ गरीब मुसलमान लड़कों को पैसा देकर खुद ही पत्थर फेंकवाते हैं भाजपा के लोग। फैक्ट है क्या सर ये आपके पास? ये मेरे पास फैक्ट्स नहीं आए हैं, मैं उसको चेक कर रहा हूँ, मैं इसलिए आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो जानकारी आ रही बता रहा हूँ आपको, इसको मैं चेकअप करूंगा, उसकी बात करूंगा। दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के फ्रेंड फिलोसोफर और गाइड है फेक न्यूज के, खासकर तब जब उनको दंगाइयों और आतंकियों को बचाना है। ये वही दिग्विजय सिंह है जो आज कहते हैं कि बिना फैक्ट के, बिना सबूत के, जो मानते हैं कि उनके पास फैक्ट नहीं है, इंफॉर्मेशन, जानकारी नहीं है, परंतु वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम लड़कों को पैसे देती है पत्थर फेंकने के लिए। ये इसी प्रकार से उन्होंने बिना फैक्ट और सबूत के ये कहा था कि 26/11 पाकिस्तान ने नहीं, अजमल कसाब ने नहीं, बल्कि ये आरएसएस और हिंदुओं की साजिश है। ये बिना फैक्ट और सबूत के कांग्रेस पार्टी और दिग्विजय सिंह ने ही कहा था कि हिंदू आतंकी होते हैं, हिंदू टेरर होता है, और ये बात चिदम्बरम से लेकर सुशील कुमार शिंदे ने कही थी। और अब बात अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की करेंगे, जो हनुमान चालीसा विवाद में जेल में बंद है। नवनीत राणा अब एक नए विवाद में फंस गई हैं। उन पर माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी से रिश्ते होने का आरोप लगा है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने एक ट्वीट कर आरोप लगाया कि नवनीत राणा ने दाऊद के संबंध रखने वाले यूसुफ लकड़ावाला से 80 लाख का लोन लिया था। लकड़ावाला को पिछले साल मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी के करीब 3 महीने बाद मुंबई के आर्थर रोड जेल में लकड़ावाला की मौत हो गई थी। तो ये ट्वीट दरअसल किया गया है संजय राउत की ओर से, जिसमें नवनीत राणा पर उन्होंने साफ तौर पर दाऊद के करीबी से रिश्ते होने का आरोप लगाया। जेल में लकड़ावाला की जान गई थी, उसी लकड़ावाला से नवनीत राणा ने लोन लिया था। दरअसल ये लकड़ावाला वही शख्स है जिसे मनी लॉन्ड्रिंग केस में और डी गैंग से संबंध के केस में गिरफ्तार किया गया था। अब सवाल ये उन्होंने पूछा है कि क्या ईडी ने इसकी जांच की? राष्ट्रीय सुरक्षा का यह मामला है। तो नए विवाद में अब नवनीत राणा दिखाई दे रही हैं, लेकिन नवनीत राणा ने इस विवाद से पहले एक और विवाद आपको बता दें, जब उनका एक दावा सवालों के घेरे में आ गया। नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर को बकायदा चिट्ठी भेजकर मुंबई पुलिस पर ज्यादती का संगीन आरोप लगाया, लेकिन मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर नवनीत के आरोपों को खारिज कर दिया। दरअसल इस वीडियो में चाय कॉफी पीते दिखाई दे रहे हैं पुलिस स्टेशन के भीतर नवनीत राणा और उनके पति।
सांसद नवनीत राणा का सच क्या है? क्या थाने में पुलिस ने बदसलूकी की? क्या थाने में सांसद को प्यासा रखा गया? पुलिस कमिश्नर ने जारी किया वीडियो। 12 सेकंड का वीडियो खोलेगा सभी राज। यही वीडियो मुंबई पुलिस कमिश्नर ने सोशल मीडिया पर जारी करते हुए लिखा, क्या हमें कुछ और कहने की जरूरत है? 12 सेकंड के वीडियो के जरिए मुंबई पुलिस ने सांसद नवनीत राणा के सनसनीखेज आरोपों का काउंटर किया है। हम आपको वीडियो में कैद पूरा सच दिखाएं, उससे पहले सुनिए नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी में मुंबई पुलिस पर क्या क्या आरोप लगाए। आरोप नंबर 1, रात भर पुलिस स्टेशन में रखा गया। आरोप नंबर 2, रात भर थाने में मुझे प्यासा रखा गया। आरोप नंबर 3, दलित होने की वजह से प्यासा रखा। आरोप नंबर 4, रात को बाथरूम तक जाने नहीं दिया गया। आरोप नंबर 5, पुलिस स्टेशन में मुझे गालियां दी गई। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने मुंबई पुलिस पर सनसनीखेज आरोप लगाए। चिट्ठी पर एक्शन लेते हुए लोकसभा स्पीकर के साथ साथ केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार से डिटेल में रिपोर्ट मांगी है। आरोप प्रत्यारोप के बीच मुंबई पुलिस ने 12 सेकंड का वीडियो जारी किया। वीडियो में आप देख सकते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा कुर्सी पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि टेबल पर पानी की बोतल रखी हुई है। एक नहीं बल्कि 2-2 बोतलें। आपको 3 कप भी नजर आएंगे। वीडियो देखकर लगता है कि मोबाइल कैमरे से यह बनाया गया है और ये उस वक्त का है जब नवनीत राणा और रवि राणा पुलिस स्टेशन में थे। 12 सेकंड के वीडियो में आप नवनीत राणा को चाय पीते हुए भी देख सकते हैं। वीडियो की गवाही यही है कि पुलिस स्टेशन में नवनीत राणा को पानी तो पीने के लिए दिया ही गया, यहाँ तक कि चाय भी पिलाई गई। थाने के अंदर का वीडियो बाहर आया तो शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने नवनीत राणा के आरोपों को झूठ का पुलिंदा बताया। No, absolutely. If you look at the language and the tone and tenor that has been used by the MP and her husband, who is also an elected MLA, in itself shows that their idea was only to create trouble in Mumbai, to create a law and order situation in Mumbai, to create divisiveness in Mumbai. And we have been, the Mumbai police has taken suitable action against those public representatives who wish to flout the laws. वीडियो सामने आने के बाद शिवसेना फ्रंट फुट पर बैटिंग करती हुई नजर आ रही है, लेकिन वीडियो पर कुछ सवाल भी है। सवाल नंबर 1, क्या चुपके से वीडियो बनाया गया था? सवाल नंबर 2, जारी किए गए वीडियो की टाइमिंग क्या है? सवाल नंबर 3, 12 सेकंड का वीडियो क्यों जारी किया गया? वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र पुलिस पर निशाना साधते हुए एक वीडियो जारी किया गया है। ये वीडियो अमरावती से सांसद नवनीत राणा के आवास के बाहर का है। पुलिस का दावा है कि सांसद के घर पर पत्थरबाजी नहीं हुई थी, लेकिन इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सांसद नवनीत राणा के घर के बाहर पत्थरबाजी हुई थी। यानी अमरावती पुलिस का यह दावा कि 23 अप्रैल को सांसद नवनीत राणा के घर पर विरोध करने पहुंचे शिवसेना के वर्कर्स ने पत्थरबाजी नहीं की थी, वो गलत है। आज तक ब्यूरो। दरअसल हनुमान चालीसा विवाद बीजेपी और शिवसेना की लड़ाई का अब रूप ले चुका है। उद्धव ने घंटाधारी और गदाधारी का जिक्र किया तो फडणवीस ने इस पर तीखा जवाब दिया। मला देवळात घंटा बडवणारा हिंदू नको आहे, मला अतिरेक्यांना बडवणारा हिंदू पाहिजे। हे कुठले आले घंटाधारी हिंदुत्ववादी? घंटाधारी हिंदुत्ववाद्यांनी आम्हाला गदाधारी हिंदुत्ववाद्यांनी हिंदुत्व शिकण्याच्या भानगडीत पडू नये। आमचं हिंदुत्व हे गदाधारी हिंदुत्व आहे। जिकडे हनुमान चालीसा असेल पढा। रामदास स्वामींनी सुद्धा मारुती स्तोत्र लिहून ठेवले, अप्रतिम आहे। भीमरूपी महारुद्रा, ते भीमरूप आणि महारुद्र काय असतं ते शिवसेना जर तुम्ही अंगावर आला तर दाखवायला कमी पडणार नाही, कारण आमचं हिंदुत्व हे हनुमानाच्या गदेसारखं गदाधारी आहे। आणि आता तर नवीन हिंदुत्व आलंय, घंटाधारी आणि गदाधारी। घंटाधारी आणि गदाधारी। मी असं म्हटलं की घंटाधारी गदाधारी, ते म्हणाले आम्ही गदाधारी आहोत। मी त्यांना म्हटलं तुम्ही गदाधारी आहात की नाही माहित नाही, पण रोज सकाळी टीव्ही पाहिल्यावर तुम्ही गदाधारी नक्कीच आहात, हे आमच्या लक्षात येतं। तो जिस लाउडस्पीकर को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है, योगी आदित्यनाथ के एक फैसले ने उसका समाधान निकाल दिया है। ना हिंदू को परेशानी, ना मुस्लिम को दिक्कत। अब ये लाउड स्पीकर यूपी में एकता का संदेश दे रहा है, सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल बन गया है।
इटावा का जिला प्रशासन एक्शन में है। घूम घूम कर लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं। मंदिर हो या मस्जिद, कोई भेद नहीं। योगी सरकार का फरमान है तो पालन होना है। कल इटावा कोतवाली क्षेत्र के तबत पचराहा और नखासा में मंदिर मस्जिद से लाउडस्पीकर उतरवाए गए। लाउडस्पीकर उतारने से पहले बाकायदा उनके पोल्यूशन लेवल की जांच की गई। ये तस्वीर सहारनपुर जिले की है। सरकारी फरमान का असर यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है। लोग खुद धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर हटाते नजर आए। कल ही सहारनपुर के थाना कुतुब शेर की मानक मऊ पुलिस चौकी पर क्षेत्र के सभी धर्म गुरुओं की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें तय हुआ कि लाउडस्पीकर की आवाज अब परिसर से बाहर नहीं जाने देंगे। दरअसल पिछले दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक में लाउडस्पीकर पर लगाम लगाने का साफ आदेश दिया था। उसके बाद से अब तक प्रदेश में करीब 20,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर हटाए जा चुके हैं या उनकी आवाज धीमी की जा चुकी है। जो लाउडस्पीकर लगे हैं उस परिसर के बाहर उसकी आवाज नहीं जानी चाहिए। तो ये चीजें अनुपालन हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, ये सुनिश्चित कराया जा रहा है और सबके साथ मिलजुल के ये चीजें की जा रही हैं। और अब तक लगभग 20 से 22,000 ऐसे केसेस हैं जिसमें कि या तो लाउडस्पीकर के वॉल्यूम कम किए गए हैं या तो फिर लाउडस्पीकर उतारे गए हैं। ये सभी चीजें इंगित करने के बाद से स्वेच्छा से की जा रही हैं। आदेश के पालन में कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। ये तस्वीर गोरखपुर के गोरखधाम मंदिर की है, जहां लाउडस्पीकर की आवाज धीमी करके पूरे प्रदेश को एक प्रेरणा दी गई। आदेश होते ही यहाँ पर शासनादेश के तहत ध्वनि को परिसर के अंदर ही बजाने के लिए आदेशित कर दिया गया है और उसी अनुसार यहाँ पर ध्वनि कम कर दिया गया है और परिसर के अंदर ही ध्वनि रहती है, परिसर के बाहर ध्वनि नहीं जाती है। गोरखधाम मंदिर से आने वाले मंत्रों और भजनों की आवाज धीमी हुई तो महज कुछ दूरी पर स्थित जामा मस्जिद पर भी असर देखने को मिला। जो अजान दूर दूर तक सुनाई देती थी उसका वॉल्यूम धीमा कर दिया गया। संगम नगरी प्रयागराज की जामा मस्जिद ने भी अनूठी पहल की। इसके तहत मस्जिद में लगे 6 लाउडस्पीकरों में से 4 को हटा दिया गया है। धर्मनगरी मथुरा में लाउडस्पीकर गंगा जमुना तहजीब की मिसाल बन रहा है। पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि में लाउडस्पीकर की आवाज धीमी की गई, जिसके बाद मंदिर से सटी शाही मस्जिद में लगे 3 स्पीकर को हटा दिया गया। वहीं एक स्पीकर की आवाज मानक से कम धीमी करके आजान की जा रही है। अब यूपी के हर शहर से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां या तो लाउडस्पीकरों को हटाया जा रहा है या फिर उनकी आवाज को धीमा किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात सरकार के इस फैसले की ये है कि कहीं पर भी विरोध नहीं हो रहा है। हर धर्म के लोगों की ओर से इसका स्वागत किया गया है। आज तक ब्यूरो। और अब बात पाकिस्तान की महिला सुसाइड बॉम्बर की। कराची में हुए महिला आत्मघाती हमले में एक बड़ा खुलासा सामने आया है। दरअसल चीनी नागरिकों पर हमला करने वाली ये आत्मघाती हमलावर, इसकी पहचान कर ली गई है। हमलावर का नाम शारी बलोच बताया जा रहा है। शारी बलोच ने 2 साल पहले बलोच लिबरेशन आर्मी के माजिद ब्रिगेड में शामिल हुई। 30 साल की शारी बलोच 2 बच्चों की मां थी। कराची में हुए हमले में 3 चीनी नागरिकों की मौत हुई थी। ये महिला आत्मघाती हमलावर, जिसकी अब पहचान कर ली गई है, ये माजिद ब्रिगेड में शामिल हुई 2 साल पहले और उसके बाद इतने बड़े ऑपरेशन को इसने अंजाम दिया। कराची में हुए हमले में 3 चीनी नागरिकों की मौत हुई थी और साथ ही इस सुसाइड बम मामले में अब इस महिला का नाम सामने आ चुका है। शारी बलोच नाम की ये महिला है। उम्र 30 साल बताई जा रही है। शारी बलोच की शिक्षा एमफिल तक हुई और अब ये तमाम डिटेल्स उसकी पहचान से जुड़ी हुई। पेशा इसका साइंस टीचर, साथ ही परिवार में 2 बच्चे और पति शारी बलोच के डॉक्टर बताए जा रहे हैं पेशे से। कनेक्शन बलोच लिबरेशन आर्मी से, और यही वजह है कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने इस सुसाइड बॉम्बर का इस्तेमाल चीनी नागरिकों को टारगेट करने के लिए बनाया। मंगलवार 26 अप्रैल 2022 दोपहर 2:07 कराची यूनिवर्सिटी
पाकिस्तान। कराची यूनिवर्सिटी से संबद्ध ये एक चाइनीज इंस्टीट्यूट का गेट है। इस इंस्टीट्यूट में पाकिस्तानी छात्रों के अलावा चीनी छात्र भी पढ़ते हैं। गेट के बाहर एक सड़क पे बहुत ज्यादा हलचल नहीं है। बस एक ऑटो रिक्शा और कुछ गाड़ियां नजर आ रही हैं। सामने की तरफ सड़क किनारे कुछ कार पार्क्ड हैं। मेन गेट के ठीक बाहर दाहिनी तरफ एक औरत खड़ी है। औरत ने सलवार कमीज के अलावा ऊपर काले रंग का हिजाब पहन रखा है। पीठ की तरफ एक बैग है। औरत के दोनों हाथ इस तरह हैं जैसे मानो दोनों के बीच उसने कुछ छुपा रखा हो। इस औरत की नजर लगातार गेट की तरफ ही है। कभी कभी वो बीच में सामने की तरफ जरूर देखती है और सामने की तरफ ही कोई सीसीटीवी कैमरा लगा है। इसी बीच सामने की तरफ से एक मिनी बस आती दिखाई देती है। सफेद रंग की ये बस धीरे धीरे इसी इंस्टीट्यूट की गेट की तरफ मुड़ना शुरू होती है। बस के पीछे एक मोटरसाइकिल भी नजर आ रही है। जैसे ही बस गेट के करीब आती है, ये औरत पीठ पर टंगे अपने बैग का मुंह बस की तरफ कर देती है और दोनों हाथों में छुपे बटन को दबा देती है। इसके बाद ही कैमरा आग के शोलों से ढक जाता है। दो हलाक हो चुके हैं भाई, ये एक लड़की की और एक ड्राइवर की मौत हो गई है। ये ड्राइवर पाकिस्तान की सरजमीन पर किसी महिला फिदाइन का ये पहला हमला था। इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 3 चीनी नागरिक थे। इस हमले के फौरन बाद बलूच लिबरेशन आर्मी ने न सिर्फ इस हमले की जिम्मेदारी ली, बल्कि इस फिदाइन औरत का नाम भी बताया। इस बलूच फिदाइन का नाम शारी बलूच है। शारी बलूच उर्फ बरमश। जिस बस को निशाना बनाया गया, उस बस में ड्राइवर समेत कुल 8 लोग सवार थे। इनमें इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी थे। धमाके में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि बाकी 4 जख्मी हैं। इस इंस्टीट्यूट में चीनी भाषा सिखाई जाती थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस हमले की निंदा करते हुए गुनहगारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। आज तक ब्यूरो। और अब दिल्ली से जुड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां के खेलगांव में आर्टिस्ट कोटे से आवंटित किए गए कई घरों को खाली कराने का फरमान दिया गया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक उस पर एक दिन पहले अमल भी शुरू हो गया है, लेकिन कलाकार मायूस हैं। उनका तर्क यह है कि उन्होंने अदालत में चुनौती दी है, फिर भी बगैर नोटिस के घरों को खाली करने का फरमान दे दिया गया। आज इस मामले में फिर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई तय है। जिन साजबाज की बदौलत राष्ट्र का नाम सम्मान बढ़ाया, वो घर के बाहर बिखरे पड़े हैं। जो पद्मश्री सम्मान देश ने दिया, वो भी बिखरा पड़ा है। दिल्ली के खेलगांव में ओडिसी कलाकार और पद्मश्री से सम्मानित गुरु मायाधर राउत का घर खाली कराया गया। कोर्ट का आदेश था, 25 अप्रैल तक मोहलत थी। अगले ही दिन सरकारी कर्मचारी गुरु राउत के घर पहुंचे और परिजनों कलाकारों के विरोध के बाद भी सारा सामान देखते ही देखते बाहर कर दिया। घर खाली कराना एक जिंदगी खाली कराने जैसा होता है। यहाँ पर गणपति भी हैं जो घर से बाहर हैं, इधर भारत सरकार भी है जो घर से बाहर है, जो भारत के राष्ट्रपति ने कहा कि मैं आपको पद्मश्री प्रदान करती हूँ, और इधर गुरु मायाधर राउत, द हाई प्रीस्ट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस, सबसे सर्वोच्च पुजारी, और ओडिसी रन्स इन हर वेन्स गुरु मधुमिता राउत। तो ये सारे लोग सिर्फ बाहर नहीं हैं, पीछे देखिए बांसुरी बजाते हुए कान्हा भी घर के बाहर हैं, फुटपाथ पर हैं, और तमाम ओडिसी के साथ जितने साज होते हैं, यानी जितने इंस्ट्रूमेंट हैं जो ओडिसी में काम आते हैं, इधर एक तानपुरा है, उधर सितार है, पीछे मृदंग है, ये तमाम चीजें सड़क पर हैं। 1982 के एशियाई खेल के बाद ये आवाज कलाकारों को आवंटित किए गए थे। तब से ये कलाकार यहाँ रह रहे थे। अब बुजुर्ग गुरु मायाधर रावत दुखी हैं कि इन्हें किसी तरह का नोटिस नहीं दिया गया। पहले नोटिस भी देना चाहिए ना,
अगर आप पहले नोटिस दिए जी फलाना डेट में आपका मकान खाली करना है तो हम तो तैयार रह जाते। हम कोई खाना है, कोई बोलता है, कोई के धड़ 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 सामान सही के लिए बहुत अच्छा नहीं है। खराब ये कि 97 का तैयार आदमी हूँ, इतना बुजुर्ग हूँ, मेरी ख्याल रखी क्या करेंगे, जीव तो मार देंगे, मर जाऊंगे ऐसा करने से। गुरु मायाधर रावत का परिवार मायूस है। इन्हें अफसोस सरकारी आवास खाली करने का नहीं, सरकारी कर्मचारियों के तौर तरीके पर है। कि कैसे मैं सारे बुक्स वगैरह कहाँ हाथ में लेकर जाऊं, कैसे जाऊं? तो अगर आए हैं तो कार्टन लेकर आओ, ये कुछ करो, या मेरे को अगर 24 घंटे का मोहलत देती मैं खुद ही सब करा देती। नहीं, ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। एंड दिस वे नो नेवर। एंड बिकॉज पुअर थिंग मधुमिता, द वे दे treated her today, this is not the way to behave. Even if they were in such kind of hurry that the house should be vacated, they should have given her, okay, that this is the last warning, that we give you 1 week, 10 days, 1 month time, and please kindly do it. And after that, so any civilized, dignified person deserves that. मंगलवार को गुरु मायाधर रावत का घर खाली कराया गया। आज किसी और कलाकार की पारी है। उम्मीदों के उलट आशाएं छीने जाने से हर कोई हैरान है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 25 अप्रैल तक 13 कलाकारों को खेलगांव के ये सरकारी घर खाली करने के आदेश दिए थे। उसी फैसले को अदालत में चुनौती दी गई है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। अनीशा माथुर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। सोमवार को देश के ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने रेल मंत्री के साथ मिलकर देश की बिजली की बढ़ती मांग से निपटने की रणनीति पर चर्चा की। चिंता क्यों है, ये जान लीजिए इस रिपोर्ट के जरिए। ये बिजली की आवाज है, सुनकर ही करंट दौड़ पड़ता है। फिलहाल देश में बिजली का करंट आपके घर में रोशनी कर सके, पंखा चला सके, इसकी चिंता कितनी गंभीर है, इस बात से समझिए कि गोवा में बिजली कटने पर लोग ट्वीट करके शिकायत कर रहे थे। तब बिजली विभाग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से अपनी लाचारगी का ट्वीट मानो किया गया, जिसमें लिखा था, अब मेरे पास भी लाइट नहीं, जब तक आपूर्ति बहाल नहीं हो जाती और मोबाइल लैपटॉप चार्ज नहीं हो जाते, तब तक मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगा। लोग ऐसा ट्वीट देख हैरान होकर पूछने लगे कि ये क्या है। तो गोवा में बिजली विभाग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ही फिर जवाब आया कि क्यों क्या, आश्चर्य क्यों, मैं भी दफ्तर के बाहर आपकी तरह एक उपभोक्ता हूँ, लेकिन ट्विटर पर विभाग का कर्मचारी, मेरे लिए कोई विशेष सेवा नहीं है। सवाल यह है कि 25 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश हो या 20 लाख की आबादी वाला गोवा, 8 करोड़ की आबादी वाला राजस्थान हो या 3 करोड़ की जनसंख्या वाला झारखंड, हर जगह एक साथ बिजली संकट कैसे आए? इस वजह को समझने के लिए जानिए कि भारत में कुल बिजली उत्पादन का 70% हिस्सा कोयले के जरिए होता है। दावा है कि कोयले की कमी है, कोयला कम तो बिजली कम बन रही, डिमांड गर्मी में बढ़ गई, सप्लाई उसके मुताबिक नहीं तो बिजली अब कट रही। जो भी थर्मल पावर प्लांट है पूरे देश में, वो कोयले की कमी के कारणों के चलते अपना जनरेशन घटाने लगे, जिसका सीधा असर हमारे विद्युत आपूर्ति पर 18 अप्रैल के बाद दिखाई देने लगा। चिंता की बात यह कि देश के 173 थर्मल प्लांट में से 85 प्लांट जो घरेलू कोयले से चलते हैं, दावा है कि उसमें 25% स्टॉक ही कोयले का बचा। 11 प्लांट जो आयात किए कोयले से चलते हैं, वहां कोयले की भारी कमी हो रही है। 54 प्राइवेट पावर प्लांट में 28 प्लांट में कोयले की कमी है। राजस्थान के सभी 7 थर्मल प्लांट में इस वक्त कोयले की किल्लत है। यूपी के 4 में से 3 थर्मल प्लांट में कोयले की कमी है। इसीलिए आपके लिए गंभीर समस्या बन रहे बिजली संकट पर कोयले की कमी का सवाल लेकर हम गुजरात के नर्मदा जिले पहुंचे। यहाँ केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से पूछा कि समस्या कितनी बड़ी है। थर्मल पावर प्लांट्स में टू बी वेरी स्पेसिफिक 20 मिलियन टन, लगभग 21 मिलियन टन अभी स्टॉक है। वो 10 दिन के लिए काफी है। एवरेज मैं बोल रहा हूँ, कुछ दूर दराज के जो इलाका है उधर थोड़ा कम है। और हमारे कोल इंडिया, कैप्टिव, ये सब मिलके हमारे पास अभी 72 मिलियन टन का स्टॉक है।
लेकिन मैं मानता हूं नॉर्मली इस समय 17-18 डेज का स्टॉक रहना चाहिए, लेकिन रशिया से गैस आने का बंद हुआ है और इंपोर्टेड बेस्ड कोल बेस्ड पावर प्लांट जो है, इंपोर्ट कोल उन लोगों को नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए उनका भी जनरेशन बंद हो गया था। अभी कोशिश करके फिर शुरुआत हुआ है। डिमांड बहुत बढ़ गया है। हम डेली बेसिस पे 3.2 बिलियन यूनिट्स हम उत्पादन करते थे। इस टाइम पे 310, 315, 320, कभी कभी 300 भी हुआ है, लेकिन अभी 340-350 बिलियन टन, 300 नहीं 3.5 बिलियन टन, 3.5 बिलियन यूनिट्स पर डे हो रहा है। तो इसके कारण डिमांड भी बहुत बढ़ गया है। इसके कारण थोड़ा स्टॉक 16-17 जो रहने का था वो 10-11 दिन को। कोयला मंत्री भरोसा दे रहे हैं, फिर ये भी जोड़ते हैं कि जहां अभी 70-80 दिन का स्टॉक कोयले का होना था, वहां 10-11 दिन का रह गया। इसीलिए देश के 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लेकर देश के कोयला मंत्री, ऊर्जा मंत्री और रेल मंत्री सभी मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं ताकि कोयले की कमी का समाधान निकाला जा सके, भीषण होते बिजली संकट से जनता को बचाया जा सके। आज तक ब्यूरो।